नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरों के साथ आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल वंग से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन पूरे ही मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर अच्छी तेजी है, डॉलर में नरमी से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। 59,500 के ऊपर घरेलू बाजार में सोना है, 76,000 के आसपास चांदी है। क्रूड 84 के आसपास, हालांकि कल 1% तक की गिरावट दिखी थी, लेकिन फिर से आज तेजी दिख रही है। नेचुरल गैस में हल्की नरमी है, 220 रुपए के आसपास भाव M6 पर है। कॉपर 745 के आसपास कॉपर का अगला कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट जो करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो डिलीवरी के मोड में चला गया है, वो भी 740 के आसपास है। हल्दी में आज दायरे में कारोबार हो रहा है, अच्छी तेजी के बाद एक सुस्ती दिख रही है यहाँ पर 14,000 के आसपास, हालांकि भाव अभी भी है। जीरा 59,000 के आसपास है और धनिया 7,600 के करीब है। ग्वारसीड और ग्वारगम यहाँ पर भी सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। 12,300 के आसपास ग्वारगम और 6,000 के आसपास ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। लेकिन कॉटन में अब धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। आइस पर कॉटन का भाव 90 सेंट के आसपास पहुंच चुका है। तो ये कुछ बड़े एक्शन। लेकिन अब बात कर लेते हैं मॉनसून को लेकर, और मॉनसून का अब 2 महीने खत्म हो चुके हैं और सिर्फ अगर जून से लेकर जुलाई में अब तक 26 जुलाई तक की अगर बात करें तो मॉनसून में 5% ज़्यादा सामान्य से बारिश हुई है। लेकिन सिर्फ जुलाई की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य से अब तक 15% ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जिसमें बिहार, झारखंड, केरल जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी डेफिसिट है। झारखंड और बिहार में तो सूखे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आगे किस तरह की चाल रह सकती है, अगस्त सितंबर को लेकर क्या अनुमान है, इस पर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने IMD के DG मृत्युंजय महापात्र साहब से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। बारिशें भारत में लगातार जारी हैं। उत्तर भारत में अभी काफी बारिश हो रही है, पर काफी जगह बारिश कम भी हुई है। कैसा है पूरा मॉनसून, इसके बारे में बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ मिस्टर महापात्रा जो DG हैं IMD के। सर शुक्रिया बात करने के लिए। पहली बार सबसे पहले कि हम अभी जुलाई के अंत में हैं, कैसा लग रहा है मॉनसून अभी तक और आगे क्या संभावना है? जी, आप इस बार जुलाई का रेनफॉल देखें तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल है बेस्ट 1971 टू 2020, ये डाटा के साथ हम कंपेयर करें जुलाई में जो इस साल बारिश हुआ है, लगभग 15% एवोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और रेनफॉल भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्सेप्ट ओवर ईस्टर्न पार्ट्स लाइक ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, गैजेट वेस्ट बंगाल, जहाँ रेनफॉल डेफिशिएंट रहा। अदरवाइज दूसरा सभी मेट्रोजल सब डिवीजन से वहाँ लगभग आपका नॉर्मल नहीं तो एक्सेस रेनफॉल रहा। ज़्यादातर एक्सेस रेनफॉल आपको वेस्ट कोस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट यूपी और उत्तराखंड, ये सब एरिया में देखने को मिला, राजस्थान। सो पूरा सीजन की बात करें सो पूरा सीजन में अभी तक 5% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है कंट्री एज ए होल। और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ वही ईस्टर्न इंडिया का जो सब डिवीजन में बताया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेफिशिएंट है और रायलसीमा में डेफिशिएंट है। अदरवाइज और दूसरा सभी जितना सब डिवीजन है हमारा 36 सब डिवीजन से, वो सभी नॉर्मल है, नहीं तो एक्सेस रेनफॉल है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और स्पेशली गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुआ है जून जुलाई में। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है, ये पूर्वानुमान के हिसाब से जुलाई एंड तक अच्छा बारिश रहेगा, बिकॉज मानसून बहुत एक्टिव है सेंट्रल इंडिया में। एक लो प्रेशर एरिया अभी केंद्रीभूत है वेस्ट सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, आंध्रा और उड़ीसा की तट के आसपास। तो इसके प्रभाव में बारिश जारी रहेगा पेनिनसुलर इंडिया में और ईस्ट सेंट्रल इंडिया में। और धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया अंदर आने के बाद नॉर्थवर्ड मूव होगा। इसीलिए जो डेफिशिएंट एरिया अभी है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहाँ बारिश बढ़ेगा 28 तारीख से। और सर अगर बात करें अगस्त सितंबर की 2 और महीने हैं, तो आपके मुताबिक इन 2 महीने में जितना रिकवरी है वो हो सकता है जिस जगह बारिश नहीं हुई है? देखिए, अगस्त सितंबर का जो पूर्वानुमान है हम इसको जारी करेंगे बाई एंड ऑफ जुलाई, इसका पूर्वानुमान जारी करेंगे। और कहाँ कहाँ कितना बारिश होना है इसका भी पूर्वानुमान हम जारी करेंगे। अभी जो आप देखें तो
जुलाई महीना जो है वो जुलाई महीना बहुत क्रूशियल होता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, क्योंकि सोइंग मंथ है और ट्रांसप्लांटेशन पैडी का ज़्यादातर किया जाता है। और ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको पानी चाहिए, एंकल डेप्थ वाटर एटलीस्ट होना चाहिए। इसलिए जो अच्छा बारिश हुआ फॉर द कंट्रीज वो अच्छा है, मगर जो डिवास्टेटिंग डिजास्टर्स टाइप सिचुएशन रहा, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल वजह से हुआ है। और ये पैडी की क्रॉप के लिए आपने कहा जैसे अच्छा है, पर 5% मिला के ज्यादा, सबसे ज्यादा बारिश 5% ज्यादा हुई है इस बार। एक पैडी की क्रॉप के लिए अच्छा है, बाकी क्रॉप्स के लिए और हो सकता है। और मैं सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो खरीफ क्रॉप जुलाई महीने में होता है वो सभी के लिए जो अच्छा बारिश हुआ ये लाभदायक होगा। तो ये थे आईएमडी के डीजी जो बता रहे थे कि मानसून की चाल अब तक कैसी रही है और आगे को लेकर क्या अनुमान है। लेकिन चलिए मानसून के बाद अब सीधा रुख करते हैं बुलियन मार्केट का, क्योंकि बुलियन मार्केट में अच्छा एक्शन दिख रहा है और चांदी काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रही है। फेड के फैसले के बाद एक क्लैरिटी तो अब आ ही गई है बाजार में। हालांकि फेड चेयरमैन ने यह भी कहा कि आगे रेट में आगे बढ़ोतरी होगी कि नहीं, इसको लेकर अभी कुछ और एडिशनल डेटा का इंतजार करेंगे और आगे का प्रिडिक्शन करना ऐसे माहौल में काफ़ी मुश्किल है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से फेड की कमेंट्री आपने सुना, फेड का फैसला आपने देखा, क्या लग रहा है किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की यहाँ से रह सकती है, क्या सलाह है? नॉन इवेंट था ये, इसमें कोई फेड का मीटिंग का गोल्ड से अभी मैं तो कोई कोरिलेशन देख नहीं रहा हूँ। जो भी होता है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। सो ब्याज दर बढ़ा नहीं बढ़ा कुछ भी रहने दो, ध्यान तेजी है गोल्ड में, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। कितनी तेजी आएगी, किस तेजी के साथ ट्रेड करें सर कुणाल जी? ये 5-6 दिन के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड 2010 डॉलर तक के रेट आपको दिखने चाहिए कॉमिक्स पे, और इंडिया में भी आपको 60,500 के लेवल्स देखने मिलते हैं। सो ओवरऑल व्यू तेजी का ही बन रहा है। ओके, 5 से 6 दिनों के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड जा सकता है और 2010 डॉलर के आसपास कॉमिक्स पर जा सकता है। मनोज जी, ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड सिल्वर में, आप क्या बता रहे हैं? यहाँ पे जैसा कि आपने फेड के इवेंट का बोला था तो 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड था। वहीं जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टेटमेंट्स आए उसमें एज यूजुअल जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के जो स्टेटमेंट्स थे उसी के मुताबिक रहे। उसमें कोई ऐसा हॉकिश जो है कमेंट यूएस फेड की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो हमारा मानना है कि जो मजबूती है सोने और चांदी में वो आगे भी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल 2010 डॉलर तक के जो स्तर हैं वो यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक एक बार गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं और भारतीय बाजारों में भी 60,300 तक के स्तर हमारा मानना है कि यहाँ आने वाले नेक्स्ट वीक में जो है देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में यहाँ बाय की सलाह रहेगी। 59,450 के स्तर पर इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य रखना है 59,800 का रखना है, कि स्टॉप लॉस 59,280 का लगा सकते हैं। वहीं जो पोजिशनल ट्रेडर है वो 59,100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में लक्ष्य 60,200 से 300 तक का लेकर के चल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ हमने एक बार कीमतों को फिर 25 डॉलर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में निकलते हुए देखा है और 75,000 के ऊपर कीमतें भारतीय बाजारों में भी बनी हुई है। यहाँ भी थोड़ा डीप आता है 75,200-300 के आसपास, तो बाय करके चलना चाहिए। 74,500 का एक स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में लक्ष्य जो है वो 1 से 2 दिन के लिए 76,500 और थोड़ी सी लंबी अवधि की अगर बात करें तो 77,500 तक के भी स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 1,500 पहला टारगेट है चांदी के लिए और 77,500 फिर आगे जाकर पोजिशनल व्यू चांदी को लेकर है और 59,800 गोल्ड का टारगेट है मनोज जी का। प्रथमेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? आपकी कॉल क्या है आज के लिए इंट्राडे के लिए गोल्ड और सिल्वर में? मैं भी यहाँ पे बायोटिप्स का ही स्ट्रैटेजी 59,510 के पास में बाय करने की सलाह होगी। 59,360 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 59,810 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में भी बाय करने की सलाह रहेगी। सितंबर वाला 75,560 पे एंट्री पॉइंट रहेगा, 75,050 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 76,325 के लिए रहेगा। रवि जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है यहाँ से? मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के लिए गोल्ड एंड सिल्वर प्रिपेयर्ड है, बट मुझे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में दिख रहा है। पर्टिकुलर मेटल्स भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और कल जो फेड की कमेंट इतनी ज्यादा हॉकिश नहीं थी, हालांकि उसको डविश नहीं कर सकते, बट लेस कमेंट की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। पहले बात करेंगे सिल्वर के में 75,500 के करीब बाइंग का रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बिलो 75,000
और अपर साइड मेरा मानना है कि 76,400 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। गोल्ड में पॉइंट डिप्स करे अगर 59,400 के करीब मिल जाता है तो वहां पे 59,200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। 60,000 तक के लेवल वहां पे दिख सकते हैं, बट वो थोड़ा शॉर्ट टर्म आपका नजरिया होना चाहिए। बट चांदी मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस के चांसेस चांदी में ज्यादा है। परफॉर्मेंस के चांसेस ज़्यादा है और जिस तरह से तेज़ी भी दिख रही है, अभी भी चांदी 76,000 के करीब है। कुणाल जी, क्या लग रहा है इन 76 के लेवल पे क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे ही खरीदे या वेट करें? तेजी है, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आता है वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। 78,000 नेक्स्ट वीक तक आपको आराम से देखने मिल सकती है सिल्वर। सो गो लॉन्ग, आउटलुक इज बुलिश। कॉल नहीं है, सब हर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर को खरीदना चाहिए। डिप पे भी खरीद सकते हैं, करंट लेवल के आसपास भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बने हुए बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड में भी लगातार तेजी बनी हुई है। कल 1% की गिरावट दिखी, लेकिन फिर से आज 1% की तेजी दिख रही है। कुणाल जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? लगातार ये फिर से तेज होता जा रहा है, क्या और दम बाकी है क्या कच्चे तेल में? जी हाँ, और दम बाकी है और ये और भी ऊपर जाने वाला है। सो 6,750, 6,800 शुड बी द नेक्स्ट टारगेट। फंडामेंटल्स तेजी के है फिलहाल क्रूड के। सो बाय कर सकते हैं मौजूदा स्तरों पे। 200 रुपये की अपसाइड के लिए ध्यान तेजी है। यहाँ से 200 रुपए की अपसाइड और दिख रही है कुणाल जी को। मनोज जी, आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी क्रूड में आएगी? और कोई ऑप्शन में भी ट्रेड है आपके पास? बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव है। अगर इंट्राडे के लिए बाय करना है तो 6,480 के स्तर पर बाय कर सकते हैं। 6,434 के स्टॉप लॉस से 6,580 का लक्ष्य रखें। अगर कॉल ऑप्शन में किसी को रणनीति बनानी है तो 6,700 की जो कॉल ऑप्शन अभी 126-27 चल रही है, 120-22 के आसपास खरीदे और 100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में लक्ष्य 160 से 70 तक का लेकर के चल सकते हैं। यानी दोनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि क्रूड खरीद कर ही जाना चाहिए। प्रथमेश जी, आप भी सहमत है या आप कॉन्ट्रा कॉल देंगे यहाँ पे क्रूड में? या आपको भी लग रहा है कि तेजी अभी बाकी है? क्रूड काफी वोलेटाइल काउंटर है वैसे, यहाँ पे सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर 1% डाउन में हो जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल स्पेसिफिकली ऑप्शंस में 6,500 जो एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। 190 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है ये। 165 का स्टॉप रखाऊंगा, ऊपर में टारगेट 260 के लिए रहेंगे। रवि जी, आपकी राय कच्चे तेल पर? रवि जी, आपसे मेरा सवाल था। पार्डन? पर आपसे सवाल था रवि जी, क्या आपकी कॉल क्या है? मेरी कॉल बाइंग की है क्रूड की। क्रूड में मैंने बाइंग का ही रिकमेंडेशन साथ भेजा है। 6600 के टारगेट के लिए क्रूड में बाई करना है। 6400 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि ये रैली और एक्सटेंड हो सकते हैं। डिमांड का जो फैक्टर है चाइनीज, अभी तक जो डिमांड एब्सेंट थी वहां पे मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी दिखनी चाहिए। साथ में हरिकेन सीजन भी ऑन होने वाला है यूएस में, तो आगे जाकर सप्लाई के इश्यूज भी रह गए। आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं फ्यूचर भी। 6500 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी के लिए क्रूड रेडी है, तो वहां पे सेल मैं अवॉइड करूंगा, बट मेरा रिकमेंडेशन बाइंग के लिए रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जिंक की। जिंक में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 2 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर है MCX पर जिंक का भाव। कुणाल जी, क्या हो रहा है? जिंक में ज़्यादा तेजी दिख रही है, इसके अलावा कॉपर भी काफ़ी मजबूत हो गया है। क्या यहाँ भी खरीदारी बन रही है? अभी और तेजी लग रही है आपको यहाँ से? जी हाँ, कॉपर में 2 दिन से जो चाइना की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं रिगार्डिंग द स्टिमुलस। सो मार्केट्स उसको डिस्काउंट कर रही है और ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बिल्ट होना चालू हो गया है। सो स्टिमुलस जब आएगा तब आएगा, उसके पहले ऑलरेडी तेजी हो गई है और यहाँ से और भी अपसाइड नज़र आ रहा है। एल्यूमिनियम मेरा टॉप पिक है अभी फिलहाल। वैल्यू है इसमें 199.50 में आप बाय कीजिए। 205 206 के टारगेट्स के लिए 197 के नीचे नहीं जाना चाहिए। और कॉपर और जिंक दोनों में तेजी का ही ध्यान है। कॉपर इज हेडिंग टुवर्ड्स 750 एंड जिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स 226। यानी दोनों में पर ये व्यू कुणाल जी का। मनोज जी, आपकी कॉल क्या है? बेस मेटल्स में क्या पसंद कर रहे हैं आज आप? बना हुआ है, लेकिन एल्यूमिनियम मुझे भी यहाँ पे पसंद लगता है। अगर अगस्त वायदा की बात करें तो 199 पे खरीदना चाहिए। 197.40 का स्टॉप लॉस रखे। लक्ष्य जो इंट्राडे के लिए 202 का रहेगा। वहीं अगर 4 से 5 दिन का रिव्यू लेकर के चलेंगे तो 205 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके,
प्रथमेश जी, कॉपर में क्या करना चाहिए? 740 के आसपास इन लेवल्स पे क्या करे, खरीदारी करे क्या? बाय मेरे ख्याल से सारे बेस मेटल्स में एक मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। 741 740 के रेंज में बाय करे, 737 का स्टॉप लगा है, ऊपर टारगेट 749 750। सिमिलरली मुझे जिंक में भी यहाँ पे मोमेंटम तेज बनते हुए दिख रहा है, 226 तक की पॉसिबिलिटी है। 220 221 के पास में ट्रेड हो रहा है, यहीं पे बाई करने की सलाह रहेगी। 217 का स्टॉप रहेगा। आपकी कॉल क्या है कॉपर और जिंक में? 41 पे मैंने बाय रिकमेंड किया, 735 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। 755 का मेरा कॉपर का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है कि कमोडिटीज में पर्टिकुलर जो चाइना का मैक्सिमम जो कोरिलेशन चाइनीज इकोनॉमी के साथ कॉपर का है, सेकंड जिंक भी इतना ही कोरिलेटेड है चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट के साथ। तो आई थिंक वहां भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 222 221 के करीब आप बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 218 का, और मुझे लग रहा है कि 225 80 तक के लेवल आपको अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो मेरा भी दो प्रेफर पिक रहेगा, कॉपर एंड जिंक, जो बेस मेटल से मुझे लग रहा है कि आउटस्टैंड कर सकता है। नेचुरल गैस आज दायरे में है। प्रथमेश जी, नेचुरल गैस पे क्या कॉल बन रही है? क्या सेल करके जाना चाहिए आज इंट्राडे के लिए? आई थिंक नेचुरल गैस ऊपर वाला भाव 230 है और नीचे वाला 200 है, ये रेंज में स्टक है। तो पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे नेचुरल गैस 222 पे सेल करने की सलाह रहेगी, 229 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 208 के लिए रहेंगे। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। आज सभी एग्री वादा में मुनाफा वसूली दिख रही है। हल्दी सबसे कमजोर, हालांकि 2 गुना भाव हो चुका है करीब करीब 3 साढ़े 3 महीने में। 14,000 के ऊपर जाने के बाद अब आज यहाँ पर 2% की गिरावट है, 13,700 के नीचे। रवि जी, क्या हो रहा है मसालों में? हल्दी, धनिया और जीरा तीनों पर आपकी राय चाहिए। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज हुआ है। पर्टिकुलर जो सोइंग के डेटा रिलीज होने वाले हैं कल, उसमें मार्केट थोड़ा बहुत जहां पे सोइंग के अनुमान है। अदरवाइज जीरा एंड धनिया की बात करें तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। काफी अच्छे रनअप के बाद ये स्टेबिलिटी दिखी है, बट मुझे वीकनेस के साइन अभी भी नहीं दिख रहे। पर्टिकुलर धनिया में जो रशिया से सप्लाई आ रही थी, मुझे लग रहा है कि जो रशिया अभी जो ग्रेन डील से हटा है, तो शायद आगे जाके जो जितना पेस से हमें इंपोर्ट किया था, शायद इतना ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में अब नेक्स्ट ईयर में ना हो। तो मुझे लग रहा है कि धनिया में अच्छी रिकवरी बन सकती है। 7,460 के करीब बाइंग का रिकमेंडेशन धनिया में रहेगा। 7,600 का टारगेट है। 7,380 के स्टॉप लॉस के साथ आप धनिया में बाय कर सकते हैं। वहीं टर्मरिक में अगर ये गिरावट में 13,500 के लेवल मिल जाए, बाय करें। स्टॉप लॉस 13,200 एंड 14,200 तक के लेवल रहेंगे। तो टर्मरिक एंड धनिया मुझे लग रहा है कि ये गिरावट बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। टर्मरिक और कोरिएंडर, हल्दी और धनिया दोनों को खरीदे। डिप पे खरीदारी की सलाह है। 13,500 के आसपास आप टीएमसी खरीद सकते हैं, फिर से 14,000 के ऊपर जा सकता है। मनोज जी, आपका व्यू मसालों पर? मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो मसाला पैक है उसमें धनिया सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे 7,900 से एक हमने अच्छे करेक्शन होते हुए देखे हैं और 7,500 के आसपास अभी ये ट्रेड हो रहा है। 7,500 पे अगस्त वायदा में धनिया में बाइंग करना चाहिए। 7,380 के स्टॉप लॉस से 1 से 2 दिन का जो लक्ष्य है वो 7,700 का रहेगा। कुणाल जी, ग्वार सीड और ग्वार गम क्या लग रहा है? काफी तेजी आ गई, महीने भर में 17-18% तक दाम बढ़े हैं। हालांकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कुछ बुआई सोइंग के नंबर्स को लेके, सब अगस्त तक क्लियर होता है। क्या लग रहा है, क्या ये स्पेकुलेशन के तौर पे बाइंग थी या रियल बाइंग थी? ये स्पेकुलेशन नहीं कह सकते। कोई भी कमोडिटी में अगर बाइंग आती है तो फंडामेंटली अगर वो सस्टेन नहीं है तो वो इमीडिएटली नीचे आ जाता है। सो मेरी राय में डिमांड साइड ब्राइट है अभी फिलहाल के लिए और सप्लाई साइड अनसर्टन है। तो इसके कारण गुआर में तेजी आई है और ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है और 6,300 तक गुआर सीड के प्राइसेस जा सकते हैं। 6,300 यानी यहाँ से करीब करीब 300 रुपये से ज़्यादा की तेजी और कुणाल जी को लग रही है ग्वार सीड में। शुक्रिया कुणाल जी आपका, मनोज जी आपका, रवि जी और प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही।